आज हम आप सबके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज की एक आम समस्या है, कब्जियत और पाइल्स, बवासीर की समस्या। मैं अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ में डॉक्टर वीडी शर्मा, आप आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और करीब 45 साल का आपका चिकित्सा सेवा का अनुभव है। आयुर्वेद में निश्चित ही आपने बहुत सारे अनुभव लिए होंगे। हम आज हमारे वेद जी से एक जो चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा से 2 वर्गों को विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में पाइल्स की समस्या है ना, और कब्जियत की समस्या, ये समस्या पहले जो था कि वो ओल्ड एज में जब व्यक्ति 50 से 60 साल की उम्र में आता था, तब उसकी पाचन आहार नली जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती थी और उम्र के कारण वो थक जाती थी। उम्र के कारण कई अंग काम नहीं करते थे, तब जाकर के ये समस्या पैदा होती थी। किंतु आज आहार के कारण यह समस्या उन बच्चों में भी आ गई है जो अर्ली एज के, यानी कि मैं समझता हूँ 25-30 साल की उम्र के बच्चों में भी ये समस्या आ रही है। तो इस संदर्भ में अब आप प्रकाश डालेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आज सबसे बड़ी समस्या कब्जियत की है, जो कब्जियत के कारण से कई लोग परेशान हैं। जो युवा वर्ग भी परेशान है और वृद्ध भी परेशान है। अब युवा वर्ग में परेशानी का सबसे एकमात्र कारण यह है कि उनके खान पान पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी जाते हैं, तो वो जैसे होटलों का खाना, समोसा, कचौरी, पानी पतासी और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब लीवर को मान नहीं करते हुए, लीवर में सही तरह से नहीं उसका मतलब सुटेबल मतलब सही स्थिति पाचन नहीं होते हुए उसमें कब्जियत पैदा होती है। अब वो कब्जियत पैदा होने के बाद में क्या स्थिति बनती है कि वो ऐसो अजीर्ण जैसी स्थिति होती है और अजीर्ण बन करके और आगे चल करके वो भूख नहीं लगना, कई प्रकार से मतलब उनको भूख नहीं लगने से कब्जियत होना, कब्जियत नहीं होने से दस्त साफ नहीं होना, दस्त साफ, क्योंकि दस्त साफ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर दस्त साफ होंगे, पेट सफा तो हर रोग दफा, ये एक सबसे बड़ी मतलब पुरानी कहावत अपनी चली आ रही है। तो जीवन शैली में युवा वर्ग को भी और वृद्ध को भी, दोनों को मतलब जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। अब जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए सबसे सर्वप्रथम आहार विहार में हमें मतलब विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमें आहार विहार में सबसे पहले ये ध्यान देना होगा हम क्या खा रहे हैं, इस पेट में क्या डाल रहे हैं, इस पेट में डालने से आगे चल करके क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, ये हमें समझना चाहिए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात करी, तो मैं इसी बात पर आता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात करें। जो लीवर पर हमने बात करी, भगवान ने आपके हमारे इंसान के लीवर को बहुत पावरफुल बनाया है ना। वो हर चीज को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल रखता है। तो हम क्या समझते हैं, कई बार आपने एक चीज देखी होगी कि किसी ने मतलब पत्थर खा लिए, उसको भी पचा लिया, किसी ने कांच खा लिए, उसको भी पचा लिया। बिल्कुल, हर व्यक्ति का लीवर डाइजेशन सिस्टम एक अलग अलग होता है। तो ये आज के युवा वर्ग में लगता है कि मैं वर्तमान में जो कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसी के चक्कर में अपने वो लीवर को डैमेज कर लेता है। डैमेज कर रहा है, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को लीवर की वर्किंग के बारे में थोड़ा सा पता चले कि इस लीवर को सुरक्षित रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसके संदर्भ में आप प्रकाश डालेंगे? हाँ बिल्कुल, लीवर के संदर्भ बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि सबसे मेन जो शारीरिक क्रिया के अंदर जो स्थिति रहती है वो लीवर की ही रहती है। जैसे गाड़ी, वाहन अगर चलता है और उसका अगर लीवर खराब हो गया तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी।
तो इस तरह से लीवर की स्थिति शरीर की, क्योंकि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। अब प्रकृति के अनुसार जो ये शरीर जो चलता है उस हिसाब से ही मनुष्य को वो ऐसे चलना पड़ेगा। अब लीवर को सही करने के लिए त्रिफला का सेवन, यदि मनुष्य यानी कोई भी व्यक्ति यानी 10 साल से 10 वर्ष की एज से तो 60 साल 70 साल 75 साल 80 साल नियमित रूप से, क्योंकि त्रिफला रसायन है, त्रिफला का सेवन यदि भोजन के बाद रात्रि को यदि कर लिया जाए तो 1 चम्मच रात को कुनकुने पानी में केवल अपने को त्रिफला ही सेवन करना है, ताकि उसका ऐसा दस्त साफ हो जाए। तो उससे लीवर मतलब साफ होता जाएगा और किसी प्रकार की मतलब समस्या भी नहीं आएगी। और आयुर्वेद में टेबलेट आरोग्यवर्धिनी बटी 1-1 गोली 3 टाइम, वो भी आप सुबह शाम 3 टाइम ले सकते हैं। लिव 52 DS 1-1 चम्मच 1-1 गोली सुबह शाम, वो भी आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए कुमारी आसो नंबर 1 है, 1-1 चम्मच सुबह शाम, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा लिव 52 DS 1-1 चम्मच सुबह शाम, वो भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया औषधि मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव की, कि लियोमिन सायरप जो चरक ने बनाई है, चरक ने जो बनाई है लियोमिन सायरप, आधी चम्मच, यदि बच्चा जैसे 5 साल का है, आधी चम्मच सुबह शाम यदि वो बच्चा लेगा तो उसको लीवर पे किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा और आगे चल करके उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा और उसको समस्या नहीं हो करके वो इसको स्वस्थ रहेगा। पर ये तो बात हुई कि वो मतलब आयुर्वेद का सहारा लिया, हाँ। मतलब औषधियों का सहारा हाँ। लिया। अब हम बात करते हैं कि वो क्या हम एक ऐसी आहार दैनिक दिनचर्या में आहार बता सकते हैं, हाँ। जो व्यक्ति मतलब अपने जीवन में पालन करे। जैसे अपन ने बात करी थी कि हम मतलब अपने डाइट को, भाई आपने कचौरी खा लिया, समोसा खा लिया, ये सब खा लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम घर में कई औषधियाँ हैं जो कि हम जैसे उपयोग करते हैं। मैं आपको बात बताऊँ कि आपके घर में तुलसी मिलेगा, है ना, तुलसी मिलेगा, तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, है ना। आप मीठा नीम जो आता है, वो ये कई ऐसे जो रहते हैं जो बॉडी का आपका लेवल जो एसिडिक बन गया उसको अल्कलाइन बना करके और एक स्वस्थ रहा जा सकता है। तो इस संदर्भ में आप कुछ बताएंगे कि कौन कौन से ऐसी औषधियां या मतलब सब्जियां या घरेलू चीजें हो सकती हैं जो खाने से, नियमित खाने से बच्चों को फायदा हो। विशेष रूप से हम ये चाह रहे हैं कि एक माता पिता और बच्चों को भी अपने जीवन जीने की एक प्रेरणा इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल सही, सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि सूर्य के पहले उठना बहुत जरूरी है। सूर्योदय के पहले उठना ही मतलब स्वास्थ्य को लाभप्रद वो ऐसा पहुंचाता है, क्योंकि प्रातः काल उठना, बड़े बड़े ऋषि महात्मा कह गए कि प्रातः काल के उठने से मतलब देव पूजन करने से, शरीर को स्वस्थ रखने से, प्रातः काल स्नान करने से, इससे शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। आजकल ये परिपाटी हो गई है कि युवा वर्ग भी और वृद्ध वर्ग भी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सभी लोग तो उठते ही होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 30 से 40% लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं कि जो सूर्योदय के पूर्व नहीं उठ करके और वो कम से कम 9-10 बजे तक या 7-8 बजे तक वो उठते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमको अपने लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर करना है, है ना, यानी उसको दैनिक दिनचर्या या ये अपन कह रहे हैं कि जीवन चक्र की एक घड़ी, तो प्रातःकाल आपकी घड़ी का जो साइकिल है उस साइकिल को रेगुलराइज सबसे पहले करें और प्रातःकाल सबसे पहले बात। तो ये एक पार्ट हो गया कि यदि हम प्रातःकाल नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, तो मानसिक तनाव, डाइजेशन सिस्टम और आपकी जो बीमारियों की जड़ जो है वो चालू हो जाएगी। नंबर 1 बात, बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन दिया। अब इससे आगे चले। इससे आगे ये कि प्रातःकाल जैसे उठ गए अपन, उठने के बाद में फिर क्या होता है कि आजकल चाय, बिस्किट और जितनी भी जैसे तली हुई चीजें हैं इनका सेवन नाश्ते के रूप में उपयोग करते हैं। अब नाश्ते के रूप में अपने को ये उपयोग करना है कि जैसे पपीता, सेवफल, अंगूर
और भी कई फल फ्रूट से हैं, मतलब जो कि उसको उपयोग चाय नहीं पीने के पहले यदि किया जाए तो लिवर फंक्शन आपका अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही, जो मैं हमेशा अपने साथ में हर पाठकों को कहता हूँ अपने को, कि सुबह आप 1 किलो फल खाया करें, है ना? वही बात है। आज यदि आपने सुबह उठ करके चाय पीने से पहले खाली पेट यदि 1 किलो फल खा लिया, तो आपको निश्चित रूप से लीवर की फंक्शनिंग और आप मतलब सदा जमा रहेंगे। ये नहीं है कि आप बुढ़ापे में भी यदि आप हैं तो आपकी फिटनेस बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो मैं 71 का हूँ। हाँ, आप 71 के निश्चित रूप से। और आज मतलब हमारे को बड़ी खुशी की बात है कि आप हजारों किलोमीटर चल लेते हैं और 70 साल की उम्र में फिटनेस के साथ में आज भी मतलब पूरे देश में सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मेरा सेवा मतलब राष्ट्र हित की सेवा, जनहित की सेवा और सभी की सेवा करने के लिए हमारा मन है सो उत्सुक रहता है, क्योंकि जब तक ये मेरा अनुभव है, इस अनुभव से यदि इस राष्ट्र को, इस देश को यदि फायदा मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। चलिए, अपन ने बहुत अच्छी बात करी कि हमको जो है फलों का सेवन करना चाहिए, है ना? क्योंकि फलों का सेवन करना आपके लिए सब। चलिए, अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं कि फिर आगे कैसी दिनचर्या आगे फिर जैसे भोजन आपको करना है तो भोजन में सलाद का उपयोग जरूरी करना है। बिल्कुल। क्योंकि सलाद में गाजर, ककड़ी, हरा धनिया, प्याज उसमें नहीं लेना है। गाजर, ककड़ी, हरा धनिया और चुकंदर ये आपको रोटी के साथ में जरूर लेना है, ताकि उससे रेशो बनेंगे और रेशो बन करके आपको बवासीर की भी यदि शिकायत होगी तो उससे रेशो बन करके और दस्त आपके साफ आ जाएंगे। नहीं, पर यहाँ पर मैं आपको एक बात पर रोकना चाहूंगा जिसका स्पष्टीकरण हमारे लिए जरूरी है। हम 2 उर्दियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे आपने कहा प्याज नहीं लेना। अब प्याज और लहसुन, ये 2 अमृत औषधियां इसलिए है कि आज के भोजन में हमारे को 6 तत्व जो आयुर्वेद में बताए हैं, जैसे है ना, जैसे मृदु है, तिक्त है ना, कषाय है ना, सौर खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, इन सब चीजों के 6 रस में से जो लहसुन है वो 5 रसों का, वो तो अटैक को भी कम करती है। अब सवाल ये उठता है, आपने ये कह दिया कि यहाँ पे प्याज का सेवन न करें, इसलिए तो प्याज का सेवन यदि नहीं करेंगे, प्याज का सेवन हम यदि करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं? अब प्याज के सेवन में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए आप। प्याज के सेवन में मतलब वो क्या है कि शीत युक्त है। अच्छा। शीत युक्त होने के कारण लीवर के अंदर, पेट के अंदर वो गैस उत्पन्न करता है, तो इसलिए मैंने उसका त्याग का बोला था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि प्याज आप सेवन करें, तो प्याज का सेवन हम खाली पेट भी कर सकते हैं, है ना? भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यदि उसमें आपको शीत या ऐसे कोई असर होती है पेट में, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक का उपयोग करके उसको धोएं जरूर, उसको साफ करें, साफ करने के बाद में फिर उपयोग करें। और से नमक में भी सेंधा नमक में भी जो भी है, मतलब उस स्थिति में उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। तो 2 चीजें एक और क्लियर हुई। हमको मतलब लहसुन का भी सेवन करना चाहिए। लहसुन का सेवन, जैसे कि मैं लहसुन का सेवन किस तरीके से करता हूँ, कई लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, कच्चा लहसुन खाना बड़ा बहुत चुनौती। नहीं, तो कच्चा लहसुन मैं भी खाता हूँ, पर अब आपको मैं बात बता दूं कि कच्चा लहसुन आपने देखा कि कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सभी दूर होती है, सभी दूर होती है ना। अब कच्चा लहसुन खाने के लिए जैसे हमने कहा कि भाई आप यूं नहीं खा सकते, तो जहाँ अंकुरित अनाज ही ले रहे हैं या कुछ आप अंकुरित और सलाद ले रहे हैं, उसके साथ में मिक्सअप करके ले सकते हैं, या कच्ची लहसुन भी खा सकते हैं। कच्ची लहसुन तो जब क्या होता है, जब आप वो जरा तीखी लगती है। और एक और बात में जिसमें आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जब हम किसी चीज को खाते हैं तो उसको यदि सीधे निगल जाते हैं, उसका निगलना, और जब किसी चीज को हम चबा करके खाते हैं तो जो हमारी जबान का टेस्ट, जो जबान के रंध्र है, छिद्र है, वो जो एब्जॉर्ब करते हैं उसमें बहुत अंतर पड़ता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि 32 दांत है, 32 बार चबाओ आप। 32 बार चबाने के बाद, यानी एक कोल आपने लिया, उसको 32 बार चबाने के बाद में फिर लीवर को भेजो, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कई बार बोलते हैं उसको खाया और 2
2-3 बार उसको चबाया और इसके बाद में पेट में धर लिया। पेट में धर लिया। तो जो एब्जॉर्प्शन जो आपकी जो सलाइवा हाँ। जबान जो करती है हाँ। वो काम जो है आप उसको काम को रोक दिया हाँ। और वो जो एक्स्ट्रा बोझ है वो आपने पेट में डाला। क्योंकि पाचन क्रिया में भी फिर दिक्कत आती है ना, जैसे मान लो बड़ा अगर अनाज है तो उसको पीसने में दिक्कत जाएगी। जैसे आपकी बड़ी औषधि है जैसे त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, इसको अगर चक्की में डायरेक्ट अगर डालेंगे आप तो वो पीस नहीं सकते, उसको घोटना तो पड़ेगी, पीसना तो पड़ेगी, तब जाकर के औषधि बनेगी। ये है मतलब। तो ये जब कच्चा लहसुन उपयोग करते हैं तो उसका जबान के साथ में भले वो तीखा टेस्ट रहता है, पर जब एब्जॉर्प्शन जबान के माध्यम से लाइवा तो वो अतिरिक्त उसको लार बनती है ना, उससे लार बनती है और उसका पूरा लाभ मिलता है। उसका पूरा लाभ मिलता है। चलिए अब अपन दोपहर के भोजन में आ गए। हाँ। तो दोपहर का भोजन हमको कैसा करना चाहिए? अब दोपहर का भोजन में आपको सादा मतलब रोटी तो है ही, रोटी के साथ में आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, तुअर की दाल भी ले सकते हैं, गिलकी की सब्जी भी ले सकते हैं, उसके साथ तुरई की सब्जी भी ले सकते हैं। ये चलिए सब्जियों को अपन बात करें तो अपनी सब्जी में कितना अन्न होना चाहिए और कितनी सब्जियां और सलाद? अब सब्जी में अन्न का कम से कम 500 ग्राम का इतना तो कम से कम शरीर का जो आहार होता है वो 500 ग्राम, किसी का 250 ग्राम का भी रहता है, किसी को 300। 250 ग्राम अन्न, 500 ग्राम अन्न तो बहुत हो जाएगा। नहीं, उसके साथ में सब्जी भी होना है, वो उसके सही बोल रहा हूँ। अन्न का सेवन हम मतलब अन्न का प्रतिशत 25% और 75% सब्जियों का ताकि नहीं तो मैं भी तो उसी पर ताकि कह रहा हूँ, क्योंकि सब्जी आप जितनी खाएंगे, दाल आप जितनी खाएंगे उतना आपका शरीर का रेशो बनेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आजकल क्या करते हैं मतलब जो खाना खाते हैं वो रोटी ज्यादा खाते हैं और सब्जी और दाल कम। मैंने तो 5 रोटी गिनी, 6 रोटी गिनी। एक्चुअल में रोटी आपको कम करना है और सब्जियां बढ़ाना है, ये मतलब। जी। चलिए अपन आते हैं दोपहर के कुछ भोजन का तो हो गया दोपहर का। और दोपहर को हम हल्का फुल्का फल ले सकते हैं। हाँ, फल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर आपको जो नाश्ते में से लेना है वो हल्का फुल्का ले सकते हैं। अब अपन शाम का भोजन आते हैं तो शाम का भोजन अपने को कब करना चाहिए? शाम के भोजन में हमको क्या रखना है? शाम के भोजन का वैसे एक नियम है कि यदि रात्रि के पहले यानी सायंकाल के समय भी नहीं, रात्रि के पहले 7 बजे 7 से 8 के बीच में भोजन मतलब कर लेना चाहिए, ताकि और सोना भी फिर उसके बाद में मतलब 1-2 घंटा मतलब अपने 2 घंटे का अंतर दे करके और फिर 10 बजे तो निश्चित रूप से मनुष्य को सो ही जाना चाहिए। आजकल क्या है कि 12-12 बजे तक टीवी, मोबाइल ये सब देखते रहते हैं, इससे शारीरिक पाचन क्रिया पर भी और मानसिक क्रिया पर भी और शारीरिक क्रिया पे इसका असर पड़ता है। मैं आप सबको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मैं 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। हाँ, सही है। और प्रातः काल मेरा 3 बजे के करीब उठना हो जाता है और 3 बजे उठने के बाद में जो मेरा लेखन का काम है, जितने भी आर्टिकल्स है वो 3 बजे के बाद में चालू करता हूँ। बिल्कुल। जो काम मैं 2 घंटे 3 से 5 और 6 बजे के बीच में करता हूँ वो दिन भर में 12 घंटे में नहीं करता। तो ये एक मतलब जल्दी सोने और नियम बनाना पड़ेगा। नियम में शक्ति है। यदि आप नित्य नियम अगर नहीं बनाओगे, जैसे किसी भगवान को आपने पूजने की नियमावली बना ली कि नहीं मेरे को दिन को प्रसन्न करना ही है, तो वहां जाना पड़ेगा आपको रोजाना। ऐसा नहीं कि आप एक दिन चले गए और उसके बाद भी फिर जाना बंद कर दिया, तो भगवान भी कहेगा अरे ये तो आया ही नहीं, मतलब तो फिर कैसे? तो इस तरह से शरीर को चलाने के लिए अपने को नियम बनाना जरूरी है, तब जाकर के मतलब ये शरीर। अच्छा चलिए, अब अपन ये बात है कि अपने कब्ज और बवासीर। अब कब्ज और बवासीर यदि पाइल्स हो गई तो बवासीर की शिकायत भी हो गई, तो हम इस आहार से उनको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, इस आहार से तो मिल सकता है, निश्चित रूप से मिलेगा। अब अपन बात करें औषधियों के बारे में भी आपने बताया कि आरोग्य वर्धन उसके संदर्भ में जानकारी। अब ये और कहते हैं कि आयुर्वेद में इसके लिए हमने क्या क्या औषधियां और है और उसका किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है। अच्छा। मैंने ये प्रश्न इसलिए करा कि कई लोग करते हैं कि जाकर के ऑपरेशन करवाने में और बोलते हैं अरे यार इतनी परेशानी है, इतना दर्द है, तकलीफ है, आजकल बवासीर की शिकायत और वो सोचते हैं अरे जाओ अपना ऑपरेशन करवा लेंगे और बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगा। और वहां पर ऑपरेशन करवाने के बाद में भी उनको उस चीज का समाधान नहीं मिलता। मेरा आज का इस पूरे वीडियो का एक बहुत मुख्य उद्देश्य है कि यदि आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं
तो आप अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल खिलवाड़ हो, वापस हो तो फिर होगा, वापस फिर होगा, क्योंकि ऑपरेशन करवाने के बाद भी वो सही नहीं हो पाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी गठाने रहती है, बिल्कुल वो ग्रंथियां रहती है, वो एक नहीं रहती, 3 या 4 रहती है। यदि आपने एक को निकाल दिया तो फिर दूसरी को निकाल दिया, तीसरी को निकाल दिया तो चौथी, और यदि चारों सभी को निकाल दिया आपने तो फिर आपका मलद्वार जो है वो बेकार हो जाएगा। तो हम उस मलद्वार को बिगाड़ने के बजाय उसका प्रोटेक्शन के लिए आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है खंडेलवाल साहब। मेरे जीवन में और मेरे अनुभव में, मेरी चिकित्सा में मैंने हजारों लोग बवासीर के मैंने ठीक कर दिए हैं, और बिना ऑपरेशन के मेरे पास, क्योंकि शाजापुर ज्योति नगर में मेरा मतलब वो है, तो मैं वहां पर मतलब जो पेशेंट आते हैं, और यहाँ भी मैं आप सबको संदेश दे रहा हूँ कि उसके लिए आपको कौन सी औषधि लेना पड़ेगी और उसका आहार विहार क्या रहेगा। आहार विहार के तो बारे में अपन ने चर्चा हो ही गई, अब तो औषधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली औषधि तो इसकी है चरक कंपनी की टेबलेट अर्सोनेट। अर्सोनेट करके टेबलेट आती है, जो एक गोली 3 टाइम पानी के साथ में नियमित रूप से इसको लेना पड़ेगी। टेबलेट आरोग्यवर्धिनी बटी, एक गोली 3 टाइम पानी के साथ में, इसको भी आपको ज्यादा समय तक लेना पड़ेगी। टेबलेट लिव 52 DS, लिव की, इसके लीवर की अगर किसी को तकलीफ है तो एक गोली सुबह शाम वो भी अपने को लेना पड़ेगी। अभियारिष्ट वाटर, अभियारिष्ट 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस तरह से मतलब उसको, और त्रिफला का सेवन एक बवासीर पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक चम्मच सुबह शाम यदि त्रिफला का सेवन में व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे करके उसके ऐसो बवासीर वो ऐसो कम होता जाएगा। चलिए, मैं आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि आज की तारीख में कई लोग जो एलोपैथिक दवाओं की या एलोपैथिक सर्जन्स के ऊपर जा रहे हैं। अभी मैं जान रहा हूँ कि एलोपैथिक में कई दवाओं के कंटेंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेद के एक्सट्रैक्ट पर बन रहे हैं, और वो उसमें नींबू जो है वो नींबू के एक्सट्रैक्ट से भी कई औषधियां बन रही है, और वो बहुत इफेक्टिव उपाय इसके वाले में। तो ये हमारा आज के वीडियोस का संदेश ये है कि आप दवाओं के पीछे मत भागे, अपनी जीवन शैली में सुधार करें और प्रकृति के साथ में रहें, है ना। जितना प्रकृति को नेचुरल आपके एयर वगैरह और इन सिस्टम का आप फायदा रखेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर आहार लेंगे, और यदि कहीं कोई बीमार पड़ भी गया तो आप मतलब चिकित्सा के से परामर्श करें और परामर्श का पूरा लाभ लें। हर व्यक्ति का हर चीज का समाधान ऑपरेशन नहीं होता है। आप यदि योग्य चिकित्सक के पास में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज हम यहीं पर विराम करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात।